कहानी की शुरुआत में हमें साल 2045 दिखाया जाता है, जहां कुछ सैनिक ढेर सारे मॉन्स्टर्स से लड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर एक सैनिक पर हमला कर देता है और उसके शरीर को बीच से चीर देता है। वो मॉन्स्टर इतना खतरनाक दिखता है कि बाकी सैनिक ये नज़ारा देखकर सारी उम्मीद छोड़ देते हैं। तभी एक और सैनिक पर मॉन्स्टर हमला करने वाला होता है। वो सैनिक पूरी तरह हार मान चुका है और अपने बचाव के लिए कुछ नहीं करता। ठीक उसी वक्त एक दूसरा सैनिक हीरो की तरह एंट्री मारता है, मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को काट डालता है और एक दमदार स्टांस में आकर उस पर हमला बोल देता है। वो मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और बाकी सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और हमें उसका नाम बताया जाता है, जो है हान सुंग, जो इन सभी सैनिकों का कमांडर इन चीफ है। इसके बाद सैनिकों में एक नया जोश भर जाता है और वो मॉन्स्टर्स पर फिर से हमला करने लगते हैं। इसके बाद हमारा हीरो हमें बताता है कि सदियों से चली आ रही इंसानों और मॉन्स्टर्स की जंग आज खत्म होने वाली है। बस इन बचे हुए मॉन्स्टर्स को खत्म करना है। हान जैसे ही मॉन्स्टर्स पर हमला करने वाला होता है, तभी अचानक उसके सामने एक जादुई सर्कल उभरता है, जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या बला है। और तभी हान का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगता है। ये देखकर बाकी सैनिक भी हैरान हो जाते हैं कि उनका कमांडर कहाँ गायब हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि हान सुंग एक बिल्कुल अलग दुनिया में आ चुका है, जहां उसे समन किया गया है। तभी कुछ लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं, अरे ये तो काम कर गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हान अपने शरीर को जकड़ कर देखता है और सोचता है, ये सब क्या हो रहा है, मैं आखिर हूँ कहाँ। तभी उसके सामने एक टकला आदमी आता है और उसका स्वागत करता है। बिना इधर उधर की बात किए वो हान से कहता है, डेमन किंग को हराने में हमारी मदद करो और हमारी दुनिया को बचाओ। ये सुनकर हान बोल पड़ता है, तू क्या बकवास कर रहा है भाई, तू है कौन, मैं अपनी दुनिया बचाऊं या तेरी। ये सुनकर वो टकला गुस्से में आ जाता है और चिल्लाता है, चुप। फिर वो एक जादुई स्पेल का इस्तेमाल करके हान पर हमला कर देता है। उस स्पेल की वजह से हान को बहुत दर्द होता है। वो स्पेल और कुछ नहीं, एक गुलामी का बंधन है, यानी चाहे न चाहे हान को उनकी बात माननी पड़ेगी। वो टकला आगे कहता है, अगर तुम वैसा करोगे जैसा हम कहते हैं तो ये स्पेल तुम्हें सजा नहीं देगा। फिर वो हान को उनकी दुनिया बचाने का आदेश देता है और साथ ही एक तलवार फेंक कर देता है। आगे कहता है, अगर तूने ऐसा किया तो शायद मैं तुझे तेरे घर वापस भेज दूं। और ये सब वो एक शैतानी मुस्कान के साथ कह रहा था। हान की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और वो रोते हुए मान जाता है कि वो यहाँ ये काम जरूर करेगा। इसके बाद हान हमें अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे उस दिन के बाद उसने बिना एक भी दिन रुके डेमन्स का सफाया शुरू कर दिया। वो दिन रात मेहनत करता रहा, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो अपनी दुनिया वापस जा सके। डेमन किंग वर्लो को हराने में उसने 10 साल लगा दिए। इसके लिए उसने अपनी सारी जवानी बर्बाद कर दी। जब आखिरकार उसने डेमन किंग को ख़त्म किया तो उसे लगा कि अब वो आज़ाद हो गया है। लेकिन जब वो उस टकले के पास गया तो टकले ने कहा, मैंने ये नहीं कहा था कि सिर्फ डेमन किंग को हराना है, मैंने कहा था कि एम्पायर को भी बचाना है। और आगे कहता है, तुम्हें एम्पायर में भी स्थिरता लानी है। इसके लिए तुम्हें एम्पायर में मौजूद सारे बागियों को मार गिराना होगा और उन सब को मारने के बाद तुम अपने घर जा सकते हो। हान का मुख्य टारगेट होता है ट्यूटोनिया नाइट बेबेल। वो टकला एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, क्या तुम हमारी थोड़ी और मदद नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि हान के गले पर वो स्पेल जो उस पर डाला गया था चमकने लगता है। ये देखकर हान गुस्से से तिलमिला उठता है और कहता है, एक कुत्ता, वो भी पट्टे के साथ, और कुछ नहीं, बस ऑर्डर फॉलो कर सकता है। तभी हमें एम्पायर का दृश्य दिखाया जाता है, जहां चारों तरफ आग लगी है और हान और बेबेल की लड़ाई चल रही है। काफ़ी देर लड़ने के बाद हान बेबेल के सीने में तलवार घुसा देता है। हान बेबेल से माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ करना। लेकिन बेबेल उसकी बात काट देता है और कहता है, तू हान है ना, दूसरी दुनिया का हीरो, तुझे मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी तरह तुझे भी एक दिन मार दिया जाएगा। ये कहते हुए बेबेल गिरकर मर जाता है। हान खुश हो रहा होता है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया, अब वो घर जा सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई खड़ा है और वो हान पर हमला कर देता है। वो उसका गला घोंटने लगता है और एक तलवार उसके आर पार कर देता है। हमें पता चलता है कि ये शख्स कोई और नहीं, काउंट ब्रैंडनबर्ग है। काउंट आगे कहता है, तूने काम तो अच्छा किया, आखिर एक कुत्ता जो ठहरा तू, लेकिन हमारे यहाँ कुत्तों को काम खत्म होने के बाद ख़त्म कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि हान अब ज़मीन पर गिर गया है। मरने से पहले वो कहता है, इसका बदला तो मैं ज़रूर लूँगा। और हम देखते हैं कि उसके शरीर से नीली रोशनी निकल रही है।
उसी दिन एक जिंदगी ने अपनी आंखें बंद की तो दूसरी ने अपनी आंखें खोली। तभी कोई चिल्लाता है, बधाई हो डचेस, आपको लड़का हुआ है। और हान, जो इस नई बॉडी में पैदा हुआ है, उसे देखकर कहता है कि ये शख्स उसे कहीं देखा हुआ लगता है। तभी हान को याद आता है कि ये तो इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा ब्लैक मैजिक नेक्रोमेंसर है, जिसका नाम है ड्यूक सैक्सन। इसका मतलब ये है कि ये नेक्रोपोलिस है, इस एम्पायर का सबसे बड़ा ब्लैक मैजिक टावर। हान बताता है कि कैसे उसने अपनी जर्नी के दौरान स्टोन ऑफ रीइंकार्नेशन को पाया था और एम्पायर से छिपा कर रखा था। वो उस दिन का इंतजार करता रहा कि अगर एम्पायर ने कभी उसे धोखा दिया तो वो उनसे बदला ले सके। तभी उसका नया बाप ये देखकर चिंता करने लगता है कि मेरा न्यूबॉर्न बेबी रो क्यों नहीं रहा। ये देखकर नैनी उसे चेक करती है और कहती है, बच्चे के फेफड़े और सांस तो सही हैं। इसके बाद उसका नया बाप कहता है, बच्चा ठीक तो है ना। ये सुनकर नैनी कहती है, आपको डरने की जरूरत नहीं है लॉर्ड, अगर आप इतना ही चाहते हैं कि आपका बच्चा रोए तो ठीक है। और वो हान को जोर जोर से मारने लगती है, लेकिन हान किसी तरह सहन कर लेता है और रोता नहीं। ये देखकर उसका नया बाप हंसने लगता है, मेरा बच्चा कितना जिद्दी है। तभी उसकी माँ हान को गोद में लेती है। हान सोच रहा होता है, ये बेवकूफ़ लोग, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, अब मुझे मारना बंद करो। डचेस उसे मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन मारने की बजाय वो प्यार से सहलाने लगती है। उसके कोमल हाथों से सहलाए जाने और इतने दिनों बाद किसी के प्यार भरे स्पर्श को याद करके हमारा हीरो रोने लगता है। 8 साल हो गए जब से हनुंग का रीबर्थ हुआ डेल सैक्सन के रूप में। उसके मम्मी पापा ड्यूक एलन सैक्सन और डचेस सोच रहे हैं कि टाइम कितनी तेज़ी से भाग गया। डचेस बोलती है कि डेल 4 साल की उम्र से किताबों से चिपका रहता है। ड्यूक हंसता है और वो प्यार से कहती है कि डेल का पढ़ाकू स्वभाव ड्यूक से ही आया है। ड्यूक मान लेता है और कहता है कि उनके बेटे को जादू में भी बड़ा इंटरेस्ट है। डचेस सीरियस हो जाती है, उसे याद दिलाती है कि उसने वादा किया था कि डेल को कभी नेक्रोमेंसी नहीं सिखाएगा। इधर ग्रैंड लाइब्रेरी में छोटा डेल, जो हनसुंग आ नया शरीर है, अपनी पढ़ाई में डूबा हुआ है। बेडरूम में डचेस को राहत है कि एलन को उसका वादा याद है। वो भरोसा देता है कि याद है और बताता है कि कल डेल के बर्थडे के लिए एक खास तोहफा है। तभी जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ आती है। एक घबराई हुई नौकरानी भागते हुए आती है और चिल्लाती है, डेल के साथ कुछ हो गया है। उसके मम्मी पापा डर के मारे उसका नाम पुकारते हुए कॉरिडोर में भागते हैं। वो लाइब्रेरी में डेल को पाते हैं। वो बेहोश पड़ा है और नीले माने की लहरों में लिपटा हुआ है। डचेस चिल्लाती है, घबराते हुए चेक करती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। डेल थोड़ा चकराया हुआ बोलता है कि वो ठीक है, लेकिन ड्यूक सैक्सन पीछे खड़ा गंभीर है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसका बेटा इतनी ताकतवर माना पहले ही रिलीज कर सकता है। अपनी बीवी की गुहार को इग्नोर करते हुए डेल दूर हटने की कोशिश करता है जब उसका बाप पास आता है। ड्यूक अपने बेटे के ऊपर खड़ा होकर पूछता है कि क्या उसने अभी अभी अपने शरीर से माना निकाला। अंदर से हान घबरा जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी पावर इतनी जल्दी दिखाकर गलती कर दी। लेकिन हैरानी की बात, उसके बाप का सख्त चेहरा पिघलकर गर्व भरी मुस्कान में बदल जाता है। मेरे बेटे से यही उम्मीद थी, वो कहता है और डेल के सिर पर थपथपाता है। वो कहता है कि अफसोस वो खुद डेल को नेक्रोमेंसी नहीं सिखा सकता। ये सुनकर डेल को नई टेंशन हो जाती है। अगर कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा नेक्रोमेंसर उसे नहीं सिखाएगा तो वो अपना बदला कैसे लेगा। उसकी मम्मी कहती है कि अपने कमरे में जाओ। डेल जैसे ही जाता है वो अपने बाप को सुन लेता है, जो उसकी मम्मी को एलेलिना बुलाता है और कहता है कि उसे डेल के लिए परफेक्ट गिफ्ट का आइडिया आ गया। थोड़ी देर बाद डेल का 8वां बर्थडे सेलिब्रेशन जोरों पर है। नोयर ड्यूपॉम के सारे नोबल्स जमा हैं। डेल अकेला दूसरी मंजिल पर बैठा है, नीचे की शोर मचाती भीड़ को थकी हुई नजरों से देख रहा है। इतना अटेंशन पाकर डेल घबरा सा गया। उसे अजीब लग रहा है कि पहले वाली जिंदगी में लोग उसे इस्तेमाल करते थे और अब इतना प्यार मिल रहा है। उसका दिमाग 2 दिन पहले की घटना पर चला जाता है जब उसका माना कंट्रोल से बाहर हो गया था। अब उसे समझ आया कि ये सब तब हुआ जब वो द लाइफ ऑफ द हीरो फ्रॉम अंडरवर्ल्ड नाम की किताब पढ़ रहा था और अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचने लगा, जिससे उसकी पावर अचानक बढ़ गई। वो सोचता है कि नेक्रोमेंसी छोड़ना बेकार होगा क्योंकि उसे बदला लेने के लिए इसकी ज़रूरत है। वो दिमाग पर जोर डालता है कि अपने बाप को कैसे मनाए कि वो उसे नेक्रोमेंसी सिखाए। डेल को याद आता है कि उसके बाप ने कोई गिफ्ट का जिक्र किया था, लेकिन वो नेक्रोमेंसी की ट्रेनिंग मांगने का आइडिया छोड़ देता है। सोचता है कि यह बहुत मुश्किल होगा। तभी उसकी मम्मी
एलेना उसे ढूंढते हुए आती है और उसका ध्यान टूट जाता है। वो एक रहस्यमयी हुड वाली शख्सियत के साथ आती है, गर्मजोशी से मुस्कुराती है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। डेल पूछता है कि पीछे वाला इंसान कौन है। वो शख्स अपना हुड हटाता है और एक एल्फ जैसी औरत नजर आती है जिसके नीले बाल और हल्की सी मुस्कान है। एलेना उसका परिचय करवाती है। ये सोफिया है, ब्लू मैजिक टावर की एल्डर और वाटर मैजिक की मास्टर। डेल को झटका लगता है जब उसकी मम्मी बताती है कि सोफिया उसकी नई टीचर होगी। सोफिया सिर झुकाती है और एलेना अपने बेटे को आंख मारती है। डेल हैरान है। उसे समझ आता है कि उसका गिफ्ट ब्लू मैजिक टावर की मास्टर है, मतलब उसे वाटर मैजिक सीखना होगा जो डिफेंसिव है, न कि वो डिस्ट्रक्टिव पावर जो वो चाहता है। ये कदम साफ दिखाता है कि उसकी मम्मी डार्क मैजिक सीखने के कितने खिलाफ है। सोफिया डेल से अकेले में बात करना चाहती है और वो मान लेता है। दोनों बाहर बर्फीले रास्ते पर चलते हैं। सोफिया सीधे मुद्दे पर आती है, कहती है कि उसे सिर्फ वाटर मैजिक सिखाने को कहा गया है। वो चालाकी से पूछती है कि क्या डेल निराश है, क्योंकि उसे लगता है कि वो कुछ और सीखना चाहता है। डेल चौंक जाता है, सोचता है कि उसे उसकी असली चाहत कैसे पता। सोफिया मुस्कुराती है, कहती है कि ये स्वाभाविक है कि वो अपने बाप की खास कला नेक्रोमेंसी सीखना चाहेगा। फिर वो बताती है कि ड्यूक की शादी की शर्तें पूरे एम्पायर में मशहूर हैं और यही वजह है कि उसका बाप उसे नहीं सिखा सकता। सोफिया ड्यूक के उस वादे की कहानी समझाती है। जब ड्यूक एलन सैक्सन ने लेडी एलेना को प्रपोज किया था, वो उसकी डार्क इमेज से डरती थी। उसे मनाने के लिए ड्यूक ने कसम खाई कि वो अपने बच्चों को डार्क आर्ट्स कभी नहीं सिखाएगा। एलेना को उनकी शादी याद आती है, जहां नोयर मैजिक टावर के एल्डर्स ने सफ़ेद कपड़े पहने थे, जो इस पक्के वादे का प्रतीक था। इस वजह से सोफिया डेल को बताती है कि अभी डार्क मैजिक सीखना मुश्किल होगा, लेकिन वो उम्मीद देती है, कहती है कि वो धीरे धीरे लेडी एलेना को मनाने का रास्ता ढूंढ लेगी। रहस्यमयी मुस्कान के साथ वो पूछती है कि क्या वो उसकी गाइडेंस फॉलो करने को तैयार है। डेल थोड़ा सावधान होकर उसकी मंशा पर सवाल उठाता है, कहता है कि एक एल्फ होने के नाते उसे नेक्रोमेंसी से नफरत होनी चाहिए। सोफिया को उसका सवाल मज़ेदार लगता है। वो उसकी सोच को चैलेंज करती है, उन पुजारियों का जिक्र करती है जो डिवाइन पावर से मरते हुए लोगों को जिंदा कर देते हैं। वो पूछती है कि क्या वो इसे नेचर की विल मानता है और उसे एक होली रिसरेक्शन का विजन दिखाती है। सोफिया के लिए कोई फर्क नहीं, नेक्रोमेंसी और रिसरेक्शन उसके लिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसका ये खुला दिमाग डेल को इम्प्रेस कर देता है। उसे समझ आता है कि सोफिया आम एल्व्स जैसी नहीं है और सोचता है कि शायद वो एक अच्छी मास्टर होगी। ये बात पक्की होने के बाद सोफिया कहती है कि अब पहली क्लास का टाइम है। वो मानती है कि डेल ने पहले ही माना सर्कल का एक टुकड़ा बना लिया है। वो उसका पहला टारगेट देती है, उस सर्कल को बढ़ाकर पूरा करना। डेल खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि ये ज़्यादातर जादू का बेस है। वो इसे अपने बदले के लिए ताकतवर बनने की असली शुरुआत मानता है। सोफिया उसे हिदायत देती है कि अपना हाथ दिल पर रखे और दिमाग फोकस करे। डेल वैसा ही करता है, आंखें बंद करके, और एक नीली माना की चमक उसे घेर लेती है। ये नई दुनिया माना से भरी पड़ी है। इस पावर को सेफली यूज़ करने के लिए किसी जीव को एक फिल्टर चाहिए, यानी माना हार्ट सर्कल। इसमें दिल के आसपास बिखरे माना के टुकड़ों को इकट्ठा करना होता है, उन्हें जोड़ना और कंट्रोल्ड फ्लो में घुमाना होता है। फोकस करते हुए डेल को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आता है। जैसा सोफिया ने बताया, वो प्रोसेस को विजुअलाइज करता है और एक तगड़ा सर्ज फील करता है जब उसके शरीर के आसपास एक पूरा चमकता नीला माना सर्कल बन जाता है। सोफिया, जो डेल की तेज प्रोग्रेस से बेखबर है, उसे सिखाना जारी रखती है। वो कहती है कि माना को धीरे धीरे घुमाना शुरू करो और जल्दबाजी मत करना, क्योंकि ये आमतौर पर 1 महीना लेता है। डेल बीच में टोकता है, अपना हाथ आगे करता है जहां नीले माना की धाराएं पहले से ही परफेक्ट स्टेबिलिटी के साथ बह रही हैं। वो अपनी मास्टर को बताता है कि उसने अभी अभी ये कर लिया। सोफिया हैरान होकर देखती है, उसकी आंखें पूरी तरह से चौंकने और यकीन न होने की वजह से फैल जाती हैं। वो इस अनोखे कारनामे पर कुछ बोल ही नहीं पाती। सोफिया दंग है। डेल ने अभी अभी ट्रेनिंग शुरू की, फिर भी उसने मिनटों में पूरा माना सर्कल बना लिया। जैसा वो चटकती नीली एनर्जी को कंट्रोल करता है, सोफिया सोचती है कि कहीं ये बच्चा नेचुरल जन्मा जीनियस तो नहीं। सोफिया अभी भी डेल के कारनामे को पचाने की कोशिश में उसे और आगे बढ़ाने का फैसला करती है। वो पूछती है कि क्या वो नए बने सर्कल से माना रिलीज करने की कोशिश कर सकता है। डेल कॉन्फिडेंटली हामी भरता है।
माना इकट्ठा करते वक्त हनसुंग अपनी पुरानी और नई जिंदगी के फ़र्क के बारे में सोचता है। उसे पता है कि ज़्यादातर नए लोगों के लिए माना रिलीज़ करना मुश्किल होता है। उसे याद आता है कि पिछली ज़िंदगी में उसकी मैजिकल ताकत सिर्फ डिस्ट्रक्शन स्पेल्स तक थी जो उसके शरीर में उकेरे गए थे। वो ताकत बदला लेने के लिए काफ़ी नहीं थी। लेकिन इस बार बात अलग है। वो अपने बाप की जन्मजात काबिलियत के साथ पैदा हुआ है, जिससे उसका शरीर माना को आसानी से ले लेता है। उसे लगता है कि वो सिर्फ वाटर मैजिक ही नहीं बल्कि और भी कई तरह के मैजिक सीख सकता है। वो अपनी विल पावर पर फोकस करता है, सर्कल से माना अपनी उंगलियों तक खींचता है। एक मैजिक सर्कल बनता है और माना क्रिस्टलाइज होकर एक तीखा प्रोजेक्टाइल बन जाता है। वो मन ही मन कसम खाता है, ये उन कई हथियारों में से पहला होगा जो एक दिन एम्पायर का गला चीर देंगे। डेल एक परफेक्ट आइस बोल्ट बना लेता है। सोफिया हैरानी से देखती है। आमतौर पर नौसिखिए के शरीर से माना रिलीज होने पर बिखर जाता है, लेकिन डेल ने इसे पूरी तरह क्रिस्टलाइज करके सही आइस बोल्ट बना दिया। डेल शांति से अपनी मास्टर को बताता है कि उसने स्पेल की शेप पर फोकस किया, शायद इसकी ताकत थोड़ी कम हो। फिर वो स्पेल छोड़ता है, आइस बोल्ट को खाली मैदान के पार फायर करता है। वो बोल्ट एक बड़े पेड़ से टकराता है और ज़बरदस्त ताकत से उसे पूरी तरह चकनाचूर कर देता है। सोफिया इस पावर के डिस्प्ले से दंग रह जाती है। वो देखती है कि आइस बोल्ट ने लकड़ी को सीधा भेद दिया, जिससे उसकी गजब की शार्पनेस और सॉलिडिटी दिखती है। इतनी सटीकता और ताकत कोई आम 8 साल का बच्चा नहीं दिखा सकता। जब डेल मासूम मुस्कान के साथ उसकी ओर मुड़ता है, सोफिया के दिमाग में बस एक ही ख्याल रहता है, आखिर ये बच्चा असल में है कौन। सोफिया बर्फ में घुटनों के बल बैठती है, जमे हुए पेड़ के तने को देखती है। उसे उम्मीद थी कि डेल का पहला अटेम्प्ट सिर्फ कच्चा माना रिलीज होगा, लेकिन उसने आसपास की ठंड को अपने आप सोख लिया और आइस एलिमेंट को अपने स्पेल में परफेक्टली मिला दिया। ये बेसिक मैजिक था, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन इतना शानदार था कि किसी नौसिखिए से कहीं ऊपर था। डेल अपनी टीचर की चुप्पी देखकर मासूम बनता है, धीरे से पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत कर दिया। सोफिया मुस्कुराती है, लेकिन उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा है। डेल ने जो मैजिक फार्मूला यूज़ किया वो इतना जटिल था कि कोई बच्चा अनजाने में नहीं बना सकता। स्पेल में रोटेशन, एक्सेलरेशन और कंजेशन का परफेक्ट सीक्वेंस था, जिससे सॉलिड प्रोजेक्टाइल बना। सोफिया इसे गोल्डन रेशियो के रूप में पहचानती है, मिलिट्री ग्रेड मैजिक के 3 कोर फॉर्मूले। ये बात उसे हैरान कर देती है कि डेल ने अनजाने में इतना परफेक्ट और ख़तरनाक स्पेल कैसे डाल दिया। जब डेल फिर से पुकारता है, वो उसकी बनावटी फिक्र को टाल देती है। मन ही मन वो मानती है कि उसे समझ आता है कि लॉर्ड नोयर को क्यों अफसोस था कि वो खुद इस लड़के को नहीं सिखा सकता। बाद में सोफिया ड्यूक एलन सैक्सन को रिपोर्ट करती है। ड्यूक चौंक जाता है, पूछता है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है कि वो डेल को नहीं सिखा सकता। वो कहता है कि अगर उसका बेटा मिनटों में पहला सर्कल बना लेता है तो उसे ज़रूर गाइड करना चाहिए। सोफिया शांति से समझाती है कि जैसे ही डेल ने पहला सर्कल बनाया, उसने तुरंत एक परफेक्ट खतरनाक स्पेल डाल दिया। ड्यूक हैरान हो जाता है। सोफिया आगे बताती है, यकीन करना मुश्किल था कि 8 साल का बच्चा ऐसा कर सकता है। वो कहती है कि स्पेल में मिलिट्री मैजिक फार्मूला था, वो भी परफेक्ट गोल्डन रेशियो में। ड्यूक की आंखों में देखते हुए वो अपना नतीजा सुनाती है। उसका बेटा डेल जन्मजात और गजब का किलिंग टैलेंट रखता है। ड्यूक उसे गलत समझता है, सोचता है कि वो उसके बेटे को सिखाने से मना कर रही है। वो पूछता है कि क्या नॉन वायलेंट ब्लू मैजिक टावर की एल्डर होने के नाते वो ऐसे डिस्ट्रक्टिव नेचर वाले बच्चे को सिखाने में असमर्थ है। सोफिया फटाक से साफ करती है कि बात ऐसी नहीं है, बल्कि उसे इस गिफ्टेड बच्चे को सही रास्ते पर ले जाने की तीव्र इच्छा है। ड्यूक थोड़ा मानने लगता है, लेकिन सोफिया लॉर्ड एलन के डार्क मैजिक का जिक्र करती है, कहती है कि डेल के दिमाग में पहले से ही एक अलग रास्ता है। ड्यूक का चेहरा उदास हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसका बेटा पहले से ही उस मैजिक की ओर बढ़ रहा है जो वो सीखना चाहता है। सोफिया ड्यूक से सीधे कहती है कि उसने लेडी एलेलिना के साथ उसकी प्रेम कहानी की बातें सुनी हैं और वो उस वादे का सम्मान करती है जो उसने अपनी बीवी से किया था, लेकिन वो साफ साफ कहती है कि उस वादे से उसे अपने बच्चे का भविष्य तय करने का हक नहीं मिलता, खासकर जब उस बच्चे में इतना ज़बरदस्त टैलेंट हो। जब सोफिया और उसके बाप बात कर रहे होते हैं, डेल बाहर चुपके से सुनने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ सुनाई नहीं देता। वो फर्श पर लुढ़क जाता है, सोचता है कि वो उसके बारे में ही बात कर रहे होंगे। वो अपनी पहली क्लास के बारे में सोचता है, मानता है कि उसे नहीं लगा था कि उसका पहला स्पेल इतना तगड़ा होगा। उसे सोफिया का हैरान चेहरा याद आता है और वो समझता है कि अब उसे अपनी पावर को और सावधानी से कंट्रोल करना होगा।
तभी कोई उसका नाम पुकारता है। वो ऊपर देखता है तो एक चमचमाती कवच में एक आदमी दिखता है जिसके चेहरे पर दोस्ताना मुस्कान है। डेल का चेहरा खुशी से चमक उठता है और वो खुशी से चिल्लाता है, अंकल हेलमेट। हेलमेट उसे गर्मजोशी से ग्रीट करता है और पूछता है कि वो फर्श पर क्या कर रहा है। डेल मजाक में पूछता है कि हेलमेट कहाँ गायब था। हेलमेट हंसता है और बताता है कि वो ड्यूकल फैमिली की हिफाजत कर रहा था और डरावने मॉन्स्टर्स से लड़ रहा था। फिर वो डेल को उठाकर एक जोरदार गले लगाता है। गले लगे हुए डेल सही अंदाजा लगाता है कि हेलमेट डंजन में लड़ रहा था। डेल के चेहरे पर उदासी की छाया आती है जब वो अपने अंकल के सामने आने वाले खतरों के बारे में सोचता है। इस दुनिया में डंजन और मॉन्स्टर्स बहुत बड़ा खतरा है। हर डोमेन के नाइट्स डंजन साफ करने में जान झोंक देते हैं। सैक्सन डची की हालत बाकी इलाकों से कई गुना गंभीर है। वजह हंसुंग की पुरानी जिंदगी से जुड़ी है। जब हीरो ने डेमन किंग को हराया तब एम्पायर ने ड्यूक सैक्सन को ऑर्डर दिया कि वो डेमन किंग की पुरानी टेरिटरी पर कब्जा करे और वहाँ बचे ढेर सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करे। डेल ताने मारते हुए सोचता है कि ये तो क्लासिक बचा खुचा डंप करने का मामला है। अब वापस प्रेजेंट में डेल अपने अंकल को सच्ची फिक्र के साथ देखता है और कहता है कि वो सावधान रहे। हेलमेट दिल से छू जाता है, पूछता है कि क्या यंग लॉर्ड उसकी चिंता कर रहा है। तभी ड्यूक एलन सैक्सन स्टडी से बाहर निकलता है। हेलमेट फटाक से घुटनों पर बैठकर सलाम करता है। ड्यूक नाइट को नोटिस करता है और उसकी मेहनत के लिए थैंक्स बोलता है। तभी डचेस एलेलिना आती है। वो जोर से अपने बेटे का नाम पुकारती है। वो उत्साह से डेल के पास दौड़ती है, कहती है कि सुना उसने पहला सर्कल बना लिया और उसे बहुत गर्व है। उसका बाप भी उसे बधाई देता है और कहता है कि अगर डेल कोई इनाम चाहता है तो बता दे। ये सुनकर डेल थोड़ा फंस जाता है। वो मन ही मन चाहता है कि अपने बाप से नेक्रोमेंसी सिखाने को कहे, लेकिन डरता है कि कहीं शक न हो जाए। वो फटाफट सोचता है कि एक नॉर्मल मासूम बच्चा क्या मांगेगा। अचानक दिमाग में आइडिया आता है और वो बच्चों वाली खुशी से चिल्लाता है कि उसे एक छोटी बहन चाहिए। ये अनपेक्षित डिमांड सुनकर उसके मम्मी पापा दोनों हैरान रह जाते हैं। उनका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। थोड़ी अजीब सी खामोशी के बाद ड्यूक हकलाते हुए कहता है कि वो कोशिश करेंगे। पीछे हेलमेट और एक दूसरा नाइट हंसी रोकने की जद्दोजहद करते हैं। उसी रात डेल अपने बिस्तर पर लेटा है, दिन भर की थकान से चूर। वो उबासी लेता है, सोचता है कि बच्चों जैसा बिहेव करना कितना थकाऊ है। उसे अपनी छोटी उम्र के शरीर में पहली बार मैजिक यूज करने की गहरी थकान महसूस होती है और वो धीरे धीरे सोने लगता है। तभी उसकी नींद टूट जाती है क्योंकि वो एक डरावने नाइटमेयर में डूब जाता है। वो खुद को अपनी पुरानी जिंदगी में पाता है जहां उसे धोखा मिला था। काउंट ब्रैंडनबर्ग का भयानक साइलेंट चेहरा सामने आता है। उसकी आवाज जहर बुझी हुई। ब्रैंडनबर्ग उसे ताने मारता है, चालाक कहता है, पूछता है कि क्या वो अब नरम पड़ गया है। वो उसकी नई जिंदगी का मजाक उड़ाता है, पूछता है कि क्या इतने आराम में रहने से उसने अपने बदले की कसम भुला दी। ब्रैंडनबर्ग का खतरनाक चेहरा उसके ऊपर मंडराता है और वो एक ठंडी धमकी देता है, एम्पायर उसे ढूंढ लेगा। वो तब तक तलाश करते रहेंगे जब तक उसे पकड़कर उसका हर निशान मिटा नहीं देते। इस डरावने सपने की दहशत डेल को नींद से झटके से जगा देती। वो हाँफते हुए सीधा बैठ जाता है क्योंकि उसके सीने से बेकाबू माना का तगड़ा सर्ज फट पड़ता है। डेल दर्द से कराहता है, सीना पकड़ लेता है क्योंकि नीला माना जोर जोर से उबल रहा है। उसे भयानक दबाव महसूस होता है, जैसे उसका दिल फटने वाला। वो इसे माना रैम्पेज के रूप में पहचानता है, एक खतरनाक हालत जिसमें जादूगर अपनी पावर पर कंट्रोल खो देता है। लड़खड़ाते हुए वो एम्पायर को कोसता है, गुस्से में कि उसकी पुरानी जिंदगी का ट्रॉमा अभी भी उसे सता रहा है। उम्मीद में कि ठंडी रात की हवा कुछ मदद करेगी, डेल बाहर भागता है, लेकिन जगह बदलने से हालत और खराब हो जाती है। माना रैम्पेज और तेज हो जाता है और वो सांस के लिए हाँफने लगता है। जब उसे लगता है कि वो बेहोश होने वाला है, तभी एक शांत आवाज कहती है कि वो मुश्किल में दिख रहा है। चौंककर डेल ऊपर देखता है, वहां उसकी टीचर सोफिया खड़ी है। सोफिया शांति से माना रैम्पेज को नोट करती है, उसकी गजब की काबिलियत की तारीफ करती है, लेकिन वो ये भी मानती है कि उसे डेल के मैजिक से गहरी खतरनाक फीलिंग आती है। वो उसके पास जाती है और हल्के से उसका सीना छूती है। अपनी शांत करने वाली माना डेल में डालते हुए वो सोचती है कि अगर डेल के मैजिक में छुपी गहरी नफरत हावी हो गई तो उसमें बदलाव ऐसा होगा कि वापस नहीं लौटा जा सकेगा। उसकी स्थिर पकड़ में वो उग्र एनर्जी शांत हो जाती है और डेल के हाथों में एक छोटा स्थिर माना का गोला रह जाता है। डेल नीचे देखता है, राहत महसूस करता है। तभी सोफिया उसका नाम पुकारती है। उसका चेहरा गंभीर है। वो उसकी काबिलियत का सख्त आकलन करती है, कहती है कि उसका टैलेंट क्रिएशन या हीलिंग के लिए नहीं
बल्कि दूसरों की जान लेने के लिए। वो बताती है कि ये बहुत खतरनाक टैलेंट है। फिर वो उसे एक मोटी काली किताब देती है जिस पर पेंटाग्राम बना है। वो समझाती है कि उसकी खतरनाक नेचर की वजह से ही वो खुशकिस्मत है कि उसे सिखाने वाली वो होगी। और फिर वो किताब उसे थमा देती है। डेल हैरान रह जाता है। किताब पकड़ते ही उसकी पन्नों से काली एनर्जी घूमने लगती है और वो तुरंत समझ जाता है कि ये नेक्रोमेंसी की मैजिक किताब है। सोफिया हल्के से मुस्कुराती है, कहती है कि शायद ये किस्मत थी कि वो उसके साथ है। धीमी आवाज़ में वो उसे फिर से हैप्पी बर्थडे विश करती है। सोफिया की इस अनपेक्षित स्वीकृति और इतने दिल से दिए तोहफे से डेल थोड़ा भावुक हो जाता है। बिना कुछ सोचे वो आगे बढ़कर उसकी कमर पकड़ लेता है और कसकर गले लगा लेता है। कुछ दिन बाद सोफिया डेल को अगली क्लास के लिए बर्फीले मैदानों में ले जाती है। वो कहती है कि आज का टारगेट खरगोश होंगे। डेल को हैरानी होती है, लेकिन सोफिया पक्का करती है। उसे हिदायत देती है कि वो अपने बाप के साथ हंटिंग को याद करे और वही फोकस अपने मैजिक में डाले। डेल मान लेता है, एक मैजिक सर्कल बनाता है। उसे एक सफ़ेद खरगोश दिखता है और गहरे फोकस के साथ वो एक तीखा आइस प्रोजेक्टाइल छोड़ता है। स्पेल सीधा निशाने पर लगता है। खरगोश 2 टुकड़ों में बंट जाता है। सोफिया ठंडे चेहरे से देखती रहती है। नोट करती है कि जान लेने के बाद भी डेल के हाथ नहीं कांपते। उसके हर मूव में ना झिझक है ना पछतावा। वो उसे आवाज़ देती है और नई क्लास शुरू करती है। समझाती है कि एक ही स्पेल हर जादूगर के लिए अलग दिखता है। फिर पूछती है, पता है ऐसा क्यों होता है? डेल ईमानदारी से कहता है कि उसे नहीं पता। सोफिया मुस्कुराती है और वजह बताती है। वो कहती है कि मैजिक एक आईना है जो दिमाग को रिफ्लेक्ट करता है। ये दिल में छुपी चीज़ों को माना के जरिए हकीकत में लाता है। वो अपनी नरम वाटर मैजिक दिखाती है और कहती है कि मैजिक इंसान के अंदर की दुनिया को उजागर करता है। डेल चुपके से सुनता है। उसके माथे पर पसीने की बूंद चमकती है। वो सोफिया की बातों को समझने की कोशिश करता है। सोफिया समझाती है कि फायरवॉल जैसे स्पेल के नाम बस मेंटल इमेज को पक्का करने के लिए स्टेपिंग स्टोन्स हैं। बड़े मैजिक टावर्स में सिखाया जाने वाला मैजिक इसी सिद्धांत पर चलता है। वो अलग अलग टावर्स की मिसाल देती है। रेड मैजिक टावर का फायर मैजिक आक्रामक और डिस्ट्रक्टिव है, जबकि उसका ब्लू मैजिक टावर का वाटर मैजिक फ्लूइड और लचीला है। हर टावर का फलसफा उसके मैजिक की शक्ल में झलकता है। वो बताती है कि नोयर, वाइट और ग्रीन मैजिक टावर्स भी हैं। हर एक का अपना अलग फलसफा है। बात खत्म करके वो मुस्कुराती है। फिर सोचती है कि ये फिलोसॉफिकल बातें उसके छोटे स्टूडेंट के लिए अभी जल्दी हैं। एक लाश तैयार कराने के बाद सोफिया डेल की पहली नेक्रोमेंसी क्लास शुरू करती है। सबसे बेसिक डार्क आर्ट है जॉम्बी उठाना। डेल हाथ बढ़ाता है और काला शैडो माना उससे निकलकर मरे हुए खरगोश की ओर जाता है। वो चालाकी से माना कि डोरियां खरगोश के अहम मोटर फंक्शंस सिर, रीढ़ और घुटनों से जोड़ता है और मरे हुए जीव को खड़ा कर देता है। जॉम्बी खरगोश की आंखें लाल चमकती हैं, जो उसकी कामयाबी का इशारा है। सोफिया इम्प्रेस होकर उसकी तारीफ करती है। वो पूछती है कि क्या वो अगले स्टेप के लिए तैयार है और डेल कॉन्फिडेंटली हामी भरता है। उसका नया टास्क है अपने नए अनडेड मिनियन पर डिफेंसिव स्पेल फ्रोजन आर्मर लगाना। वो फोकस करता है। उसका नीला माना चटकने लगता है। फिर वो आइस मैजिक का सर्ज छोड़ता है, जिससे जॉम्बी खरगोश के आसपास नुकीले बर्फ के टुकड़े बनने लगते हैं। पल भर में वो जीव जबरदस्त क्रिस्टल आर्मर में ढक जाता है। सोफिया उसके काम को देखती है, कहती है कि उसका एग्जीक्यूशन ठीक है और फॉर्म सही है। उसकी कृति को टेस्ट करने के लिए वो ऐलान करती है कि वो इसके डिफेंस की आजमाइश करेगी। वो खुद एक तगड़ा आइस बोल्ट बनाती है और जॉम्बी के आर्मर पर फायर करती है। बोल्ट ज़बरदस्त ताकत से टकराता है, लेकिन फ्रोजन आर्मर टिक जाता है। टकराव की जगह पर टूटता है, पर अंदर के जीव को बचा लेता है। डेल का चेहरा खुशी से चमक उठता है। वो चिल्लाता है कि उसने अपनी मास्टर का अटैक रोक लिया। सोफिया मंजूरी में सिर हिलाती है, उसके शानदार काम की तारीफ करती है। उसके उत्साही चेहरे को देखकर सोफिया पूछती है कि क्या वो कुछ चाहता है। डेल का जोश उफान मारता है और एक पक्के इरादे वाले चेहरे के साथ वो एक अनएक्सपेक्टेड डिमांड रखता है। डेल अपनी मास्टर से कहता है कि वो उसे न सिर्फ डार्क आर्ट्स सिखाए, बल्कि वाटर मैजिक को भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सिखाए। डेल की उम्मीद भरी डिमांड पर सोफिया हल्की, पढ़ने में मुश्किल मुस्कान देती है और फिर एक करारा शब्द बोलती है, नहीं। डेल हैरान और चुप रह जाता है। उसकी साफ मना करने से शॉक्ड है। सोफिया अपनी वजह समझाती है। वो बताती है कि डेल का किया हुआ स्पेल अभी भी वाटर मैजिक का बेसिक फॉर्म था। वाटर मैजिक के लिए गहरी समझ और ऊंचे लेवल की नॉलेज चाहिए, जो जादूगर की स्किल्स बढ़ने पर आती है।
वो याद दिलाती है कि ज़्यादातर नौसिखियों के लिए एक तरह का मैजिक मास्टर करना भी बहुत मुश्किल है, और दो अलग अलग तरह के मैजिक को एक साथ हैंडल करना तो रेयर ड्यूल मैच की निशानी है। उसके हिसाब से इतनी छोटी उम्र में ये कर पाना लगभग नामुमकिन है। प्रोफेशनल नज़रिए से उसकी डिमांड उसे ज़रूरत से ज़्यादा और अनरियलिस्टिक एम्बिशन लगती है। डेल बनावटी हैरानी दिखाते हुए पूछता है, तुम अनरियलिस्टिक एम्बिशन क्यों बोल रही हो? फिर थोड़ा आहत सा चेहरा बनाकर याद दिलाता है कि उसने तो वादा किया था कि वो दोनों मिलकर रास्ता ढूंढेंगे। वो चालाकी से इशारा करता है कि मना करके वो खुद अपने वादे से पलट रही है। उसका ये गिल्ट डालने वाला ट्रिक सीधा काम करता है। सोफिया घबरा जाती है, उसके इमोशनल अटैक का जवाब नहीं दे पाती और अचानक बोल देती है, आज की क्लास यहीं ख़त्म। उसी रात डेल हार नहीं मानता। ढेर सारी किताबें उठाकर वो अपनी बड़ी सी स्टडी में जाता है। ठान लेता है कि ऐसा कुछ नहीं जो वो अकेले नहीं कर सकता। खुद से वादा करता है कि वो इतना पढ़ेगा, इतना आगे बढ़ेगा कि सोफिया को चाहकर भी उसे वाटर मैजिक और नेक्रोमेंसी दोनों सिखाने पड़ेंगे। तभी एक गहरा डार्क पर्पल ऑरा उसके चारों ओर फैल जाता है। किताबें हवा में तैरने लगती हैं और वो अपनी तीव्र अकेली ट्रेनिंग की रात शुरू करता है। पूरी रात जागने के बाद कोई बार बार उसका नाम पुकारता है। वो सिर उठाता है तो देखता है सोफिया सामने खड़ी है, वहीं उसे फिर से बर्फीले मैदानों में ढूंढ लेती है। उसकी आंखों में साफ चिंता झलक रही है। वो कहती है, तुम्हें देख के लग रहा है तुमने ज़रा भी नींद नहीं ली। डेल चेहरे पर बनावटी चमक लाकर मुस्कुराते हुए बोलता है, क्योंकि मैं रात भर तुम्हारे लिए कुछ खास तैयार कर रहा था। सोफिया हल्की मुस्कान के साथ उसे सलाह देती है कि खुद को ज़्यादा मत थकाओ, लेकिन डेल बस हंस देता है। कहता है कि वो पूरी तरह तैयार है, अपनी मेहनत दिखाने के लिए बेचैन। फिर बिना झिझक वो एक डार्क मैजिक सर्कल बुलाता है और उंगली से इशारा करता है उस जॉम्बी खरगोश की ओर जिसके ऊपर फ्रोजन आर्मर चढ़ा है। सोफिया हैरान रह जाती है, फिर मुस्कुराती है, मानती है कि सिर्फ एक रात में उसने बेसिक टेक्निक पर पकड़ बना ली है। लेकिन डेल का शो यहीं ख़त्म नहीं हुआ है। अचानक खरगोश का फ्रोजन आर्मर चटकने लगता है, चमकने लगता है और फिर जोर से बाहर की ओर फट पड़ता है। आर्मर टूटता है और तीखे बर्फ के टुकड़े हर दिशा में उड़ने लगते हैं। सोफिया हैरान हो जाती है। उसे पता चलता है कि ये एडवांस्ड स्पेल है, आइस एक्सप्लोजन। उसकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब वो देखती है कि जॉम्बी खरगोश अब अपने पंजों के बीच एक अस्थिर डार्क एनर्जी का गोला बना रहा है। फिर खरगोश उस गोले को एक तगड़े ब्लास्ट में छोड़ता है। डार्क एनर्जी फटती है जिससे एक और ताकतवर विस्फोट होता है जो टूटे बर्फ के टुकड़ों को घातक हथियारों की तरह आगे धकेलता है। इस जटिल और खतरनाक स्पेल से पूरी तरह शॉक सोफिया को फटाफट एक हेक्सागोनल मैजिक बैरियर बुलाना पड़ता है अपनी हिफाजत। जैसे ही धूल बैठती है वो अपने स्टूडेंट को चुपके से देखती है। उसका बैरियर अभी भी चमक रहा है। डेल शांति से समझाता है कि उसने दो अलग अलग स्पेल्स, कॉर्प्स एक्सप्लोजन और आइस एक्सप्लोजन को मिलाकर वाटर और डार्क एलिमेंट्स को एक सिंगल अटैक में जोड़ दिया। अपनी बात साबित करने के लिए वो आसानी से एक हाथ में वाटर मैजिक का गोला और दूसरे में डार्क एनर्जी का भंवर बुलाता है। कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ वो अपनी मास्टर से पूछता है कि क्या ऐसा कारनामा उसे ड्यूल मैच कहलाने के लिए काफ़ी है।